करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें जो ड्रग्स होते हैं ना, ड्रग वो क्या होते हैं, वो लो मॉलिक्यूलर मास के होते हैं। ठीक है। कीमोथेरेपी की हम बात करें तो कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल फॉर थेरापेटिक इफ़ेक्ट, केमिकल फॉर थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट। एनालगैसिक की बात करें, एनालगैसिक तो ये पेन किलर है। एंटीसेप्टिक की बात करें तो एंटीसेप्टिक जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अरेस्ट करता है। हिस्टामिन की बात करें, हिस्टामिन तो हिस्टामिन जो है ना, ये इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। ठीक है। जब कोई चीज़ इन्फ्लेमेशन को कॉज कर रही है तो उसके लिए हमें एंटी हिस्टामिन लेना पड़ेगा। एंटी हिस्टामिन क्या कर देगा, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। अब हम बात करते हैं सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड, अब सॉरी, ये जो एंटी हिस्टामिन है ना, एंटी हिस्टामिन का पार्ट क्या करेगा, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इस एंटी हिस्टामिन में कौन सा होता है, कौन सा आएगा एंटी हिस्टामिन का एग्जाम्पल, तो वो आएगा हमारा सल्फोनामाइड्स। ओके, तो सल्फोनामाइड्स आता है इसके अंदर। ठीक है। और ये सल्फोनामाइड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिजीज़ को ट्रीट करता है। ठीक है। तो ये एंटी हिस्टामिन का पार्ट है। अब ड्रग टारगेट की हम बात करते हैं तो ड्रग टारगेट कहाँ कहाँ पे होता है, ये होता है 4 दिशा में, बायोमोलिक्यूल के रूप में 4 पार्ट में होगा ये। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। अब हम बात करते हैं, और इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रग टारगेट, या फिर इनको हम लोग बोलेंगे टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है। अच्छा, अब हम एंजाइम की बात करते हैं। तो एंजाइम जो है ना, वो एक प्रोटीन है जो क्या काम करता है, वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके। और ये जो है ना, ये क्रूशियल है। एंजाइम जो है एक प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है, और ये क्रूशियल है। किस चीज़ के लिए क्रूशियल है ये, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्रूशियल है, और कम्युनिकेशन के लिए है। और ये एक रिसेप्टर पे काम करेगा, और रिसेप्टर के अंदर भी क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये करता क्या है, ये एक तरीके से ना ये कैरियर प्रोटीन है। देखो, अब हम एक बात, सॉरी, तो इतना हो गया, एंजाइम का हमें समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसको सेल की मेम्ब्रेन के अक्रॉस कौन मूव करता है, तो कौन मूव करता है, उसको मूव करता है कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन जो है वो पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन के आसपास कैरी करते हैं। तो अब हम बात करते हैं लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट है। क्या है ये, स्ट्रक्चरल पार्ट है, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की। सबस्ट्रेट की हम बात करें, देखो, एक होता है हमारा सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट जो है ये बाइंड करता है, क्या बाइंड करता है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम को बाइंड करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एंजाइम है, और यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो घूमने लग गए हैं अचानक से। तो वो यहाँ पे जो ये एक्टिव साइट है ना, इसको सबस्ट्रेट जो है इसको बाइंड करता है। अब बाइंड करेगा तो कैसे बाइंड करेगा, तो इसके अंदर तीन इसकी वो होती हैं, 3 रूप से बाइंड करेगा। पहला ही बना देगा आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है।
दूसरा ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा ये क्या बना देगा, वेंडर वॉल के थ्रू, वेंडर वॉल इंटरेक्शन के थ्रू, या फिर इसी को ही हम लोग बोल देते हैं डाइपोल डाइपोल। तो इनके साथ ये इसको बाइंड करता है। अब हम बात करते हैं अच्छा, अगर वो ड्रग का नाम बताओ भाई, ये जो है ये एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा ड्रग भी है जो एक्टिव साइट पे बाइंड ना करके वो अदर साइट पे बाइंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्ट्रेसिक साइट, ठीक है। और ये एलोस्टेटिक साइट क्या काम करती है, अदर साइट पे बाइंड करती है ड्रग को। ये जो ड्रग है ये अदर साइड पे बाइट करता है, जो कि एक्टिव नहीं है। मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक्टिव है, तो ये इसको ना इधर से ले जाके ऐसे ऐसे करेगी, यहाँ पे बाइंड करेगी, पकड़ लेगी इस प्रकार से, मतलब एक्टिव साइड पे नहीं करता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जो कि टूट नहीं सकता, कांट ब्रेक। अच्छा, पता है बॉडी क्या करती है, बॉडी जो है वो एंजाइम इनहिबिटर को डिग्रेड करती है। बॉडी जो है वो एंजाइम इनहिबिटर को डिग्रेड करती है और न्यू एंजाइम बनाती है। एंजाइम इनहिबिटर को डिग्रेड करके न्यू एंजाइम बनाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट में क्या होता है, ये क्या करता है ना, ये रिसेप्टर साइट को बाइंड करेगा, रिसेप्टर साइट को बाइंड करके इसका जो नेचुरल फंक्शन है उसको इनहिबिट करता है। एंटागोनिस्ट ये काम क्या करते हैं, एंटागोनिस्ट में क्या होता है, जो रिसेप्टर साइट जहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये सब चल रहा है और यहाँ पे हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि जैसे ब्रेन में हमें रिसीव हो रहा है, तो ये रिसेप्टर साइट को बाइंड करता है, ठीक है। और इसके जो नेचुरल फंक्शन है ना उनको रोक देता है। तो ये किस में काम आता है कि ये मैसेज ब्लॉक करने में काम आता है, ठीक है। अब एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट में क्या होता है ना कि ये जो नेचुरल मैसेंजर होता है उसकी कॉपी करता है, मिमिक करता है, मिमिक द नेचुरल। एंटागोनिस्ट में क्या है, पूरा का पूरा रिसेप्टर साइड पे जाके रोक रहा है, बट एगोनिस्ट में क्या होता है कि ये जो नेचुरल मैसेंजर होता है उसकी कॉपी कर लेता है बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर। वहाँ पे घुस के रिसेप्टर पे स्विच ऑन करके और उसकी कॉपी कर लेता है, मिमिक करता है ये। और ये यहाँ पे ये कब काम में आता है, ये तब काम में आता है जब नेचुरल केमिकल मैसेंजर की कमी हो, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंटासिड, तो एंटासिड जो होता है, एंटासिड के अंदर सबसे दो होते हैं, एक तो हमारा होता है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम और इसी का ये दूसरा नाम क्या हो जाता है यहीं पे ही, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये दोनों होते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये अच्छे होते हैं, लेकिन ये क्या है ना कि अगर इनका इस्तेमाल होता रहे ना तो ये पेट के अंदर और एसिड बना देंगे, तो इसलिए हम इसका हम लोग कम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग बेस्ट किसको मानते हैं, हम लोग बेस्ट मानते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। हम लोग बेस्ट किसको मानते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड को। और मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ना वो सिम्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है सिम्टम को, कॉज को नहीं, ओनली सिम्टम को। और ये क्या करता है, मतलब यहाँ पे ये इसमें सिर्फ ये तो और एसिड प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सिम्टम को कंट्रोल करते हैं, कॉज को ये कंट्रोल नहीं करते, ओके, ठीक है। तो हिस्टामिन का काम अगर हम देखें कि चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया मेटल्स की बात की भाई, इसमें हमने देखा एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है।
अगर हम बोलें कि भाई एंटासिड में हिस्टामिन कैसे काम करेगा, तो हिस्टामिन क्या करता है, ये पैप्सिन और HCl का के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। हिस्टामिन बेकार चीज़ है ना, ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, इसके लिए हमें एंटी हिस्टामिन लेनी पड़ रही है। तो हिस्टामिन कैसे क्या करता है ना, हिस्टामिन क्या करता है, जो HCl है और पैप्सिन है उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है कि हाँ भाई जा जा जा, और यहाँ पे और एसिड फैला इस तरीके से। तो इसके लिए हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग लेना पड़ेगा जब ये हिस्टामिन वाला काम करने लग जाएगा। तो एंटी हिस्टामिन ड्रग कौन सा होता है, ये होता है हमारा सिमेंटिडाइन, सिमेंटिडाइन एंड रेनिटिडाइन। ओके, सिमेंटिडाइन एंड रेनिटिडाइन, ये लेना पड़ेगा। ओके अब पता है क्या होता है, सिमेंटिडाइन एंड रेनिटिडाइन, ठीक है। तो डाइन कि भाई मार मत, ज़्यादा स्टिमुलेट कर करके डाइन डाइन हो रहा है, रहने दे ज़्यादा, डाई डाई मत कर, इस तरीके से। अब ये जो हिस्टामिन है ना, ये इसका एक और काम होता है। वो क्या काम होता है, तो वो काम होता है इसका पोटेंट वैसो डिलेटर। ओके, क्या काम होता है इसका, पोटेंट वैसो डिलेटर, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो स्मूथ मसल होते हैं ना ब्रोंकी के, है ना, ब्रोंक्यूल्स होते हैं हमारे, तो ब्रोंकी के, गट के और ब्लड वेसल के, क्या क्या बोला मैंने, ब्रोंकी, ब्रोंकी कहाँ होता है, लंग्स में। गट कहाँ होता है हमारा, गट, ये भी तो गट है जहाँ से हम खाना खा रहे हैं और नीचे से निकाल रहे हैं, गट ही तो है ना। एंड ब्लड वेसल, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, हिस्टामिन का एक और काम क्या होता है कि ब्रोंकी को कॉन्ट्रैक्ट करना, गट को कॉन्ट्रैक्ट करना, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, इसका काम होता है, ठीक है। एक क्या काम होता है इसका, नेज़ल कंजेशन, नेज़ल, दूसरा काम क्या होता है इसका, नेज़ल कंजेशन। तो नेज़ल कंजेक्शन करने से क्या होता है, इससे हमें ना कॉमन कोल्ड हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, ठीक है। और इससे हमें एलर्जी, ये यही हिस्टामिन ही है जो हमें पोलन से एलर्जी क्रिएट करवाता है, ठीक है। ओके, अब इसके लिए हमें अगर ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें कौन सा ड्रग लेना पड़ेगा, तो हमें ड्रग लेना पड़ेगा ब्रोम ब्रोम ब्रोमफेनिरमाइन डाइमटैप, ब्रोमफेनिरमाइन ब्रोमफेनिरमाइन डाइमटैप एंड टरफनाडाइन सेल्डेन, ठीक है। तो ब्रोमफेनिरमाइन डाइमटैप एंड ब्रोनफेनिरमाइन डाइमटैप एंड टरफनाडाइन सेल्डेन, ये दो ड्रग हमें लेने पड़ेंगे, ब्रोमफेनिरमाइन डाइमटैप एंड टरफेनाडाइन सेंडेन। तो ये इंटरफेयर करते हैं। अब ये दोनों ड्रग्स करते क्या हैं कि जो नेचुरल एक्शन होता है ना हिस्टामिन का, हिस्टामिन का जो नेचुरल एक्शन होता है उसके साथ ये इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के बारे में। ओके, तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग कौन कौन से होते हैं, मतलब जो हमारे दिमाग को न्यूरोलॉजिकली एक्टिव कर दें। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग, तो उसमें पहला हमारा माना जाता है ट्रैंक्विलाइज़र, और दूसरा हमारा होता है एनाल्गेसिक, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइज़र है और एनाल्गेसिक है। ये जो ट्रैंक्विलाइज़र है ना, यही हमारा काम आता है किसमें, स्लीपिंग पिल में। तो स्लीपिंग पिल में लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्रैंक्विलाइज़र, ठीक है। और यही हमारा काम आता है स्ट्रेस के अंदर। तो स्लीपिंग पिल हो गया, स्ट्रेस हो गया, इसमें हमारे ट्रैंक्विलाइज़र काम आते हैं, ठीक है। अब इसी का ट्रैंक्विलाइज़र का एक टाइप होता है जिसका नाम सॉरी जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है नियो
नलाइन, नियो एड्रीनलाइन, ठीक है। इससे क्या होता है, ये नियो एड्रीनलाइन जो है ये मूड चेंज, नियो एड्रीनलाइन जो है ये मूड चेंज में काम करता है। इससे क्या होता है, मूड चेंज हो जाता है। मूड चेंज कैसे हो जाता है, अगर नियो एड्रीनलाइन का लेवल लो हो जाए, ओके, इसका अगर लेवल, अगर इसका लेवल लो हो जाए तो ये जो है ना, सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी लो, इससे क्या होता है, जो सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, और इसी वजह से हमारा डिप्रेशन आ जाता है। फिर एंटी, ये डिप्रेशन हो गया किसी आदमी को नियो एड्रेनालाइन के कम होने से, है ना। तो नियो एड्रेनालाइन के कम होने से हमें ये जो नियो एड्रेनालाइन डिग्रेड हुआ है ना, नियो एड्रेनालाइन जो डिग्रेड हुआ है, हमें इसे उठाना पड़ेगा, है ना। तो इसे उठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइप्रोनिएजिड एंड फेनल्जाइन, दो ड्रग हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आइप्रोनिजिड एंड फेनल्जाइन। आइप्रोनिजिड, एंटी डिप्रेशन ड्रग कौन से होते हैं, आइप्रोनिजिड एंड फेनल्जाइन। अब ये क्या करेंगे, ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे जो नियो एड्रेनालाइन को डिग्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये स्लोली मेटाबोलाइज्ड करते हैं, ओके, स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं, स्लोली मेटाबोलाइज कर देते हैं किसको, एक्टिव रिसेप्टर को, ठीक है। स्लोली मेटाबोलाइज करते हैं और ये एक्टिव रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जो जिसने डिग्रेड कर रखा है ना उसको एक्टिव कर देते हैं। अच्छा, अब टेंशन रिलीव करने के लिए अच्छा जी, टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा, तो टेंशन रिलीज़ करने के लिए हमें कौन से दो ड्रग लेने पड़ेंगे, तो हमें दो ड्रग लेने पड़ेंगे, क्लोरल डियाजेपोक्साइड, क्लोरल डियाजेपोक्साइड और मैप्रो तो टेंशन रिलीज़ करने के लिए हमें क्लोरल डियाजेपोक्साइड और मैप्रोबोमेट, ठीक है ना। टेंशन रिलीव करने के लिए क्लोरल डियाजेपोक्साइड और मैप्रोबोमेट, क्लोरल डियाजेपोक्साइड, क्लोरल, थोड़ा सा नाच देंगे ना, क्लोरल दिया क्लोरोफॉर्म दे दिया एकदम से कि चल भाई ज़्यादा टेंशन हो रही है तो क्लोरोफॉर्म ले, तो क्लोरल दिया जेपोक्साइड, और है मैप्रोबोमेट, मैप्रो, मैं भी प्रो बन के नाच रही हूँ, मी प्रो, ठीक है। अच्छा जी, अगर किसी को डिप्रेशन हो गया है, क्या हो गया है, डिप्रेशन हो गया है ना, हाइपरटेंशन हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, तो क्या देंगे इसको देंगे इक्वेनिल, ठीक है। डिप्रेशन हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, तो इक्वेनिल देंगे, ठीक है। अच्छा, जो जो हमने पढ़ी थी ना ये ट्रैंकुलाइज़र, कहाँ गई, वेयर इज ट्रैंकुलाइज़र, एक सेकेंड, तो ये जो ट्रैंकुलाइज़र है ना, ये जो ट्रैंकुलाइज़र है इसकी एक क्लास होती है, उस क्लास का नाम है बारबिट्यूरेट, ठीक है। क्या नाम होता है उसका, ट्रैंक्यूलाइज़र, तो नहीं क्यों लाइज़र, तो क्या बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट इसका एक क्लास होती है, और ये होता है हिप्नोटिक और स्लीप प्रोड्यूसिंग, हिप्नोटिक और स्लीप प्रोड्यूसिंग। ये क्या कर देता है ट्रैंकुलाइज़र जो है ये ये क्या करता है, स्लीप मतलब स्लीपिंग पिल है ना ये,
तो ये हिप्नोटिक बार्बिटोरेट इसकी क्लास है और ये स्लीप प्रोड्यूस करता है। ओके, अब हम बात करते हैं एनाल्गेसिक। एनाल्गेसिक जो है ना पेन रिड्यूस करते हैं, ठीक है ना, पेन रिड्यूस करते हैं विदाउट इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस और पैरालिसिस, ठीक है ना। तो ये जो है एनाल्गेसिक, ये पेन रिड्यूस करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, हम पागल नहीं होते, हमारी कॉन्शियसनेस का पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही हम लोग पैरालाइज होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके टाइप की हम बात कर लेते हैं। तो इसका पहला टाइप होता है नॉन नारकोटिक, और दूसरा होगा इसका नारकोटिक। तो नॉन नारकोटिक में कौन से आते हैं हमारे, देखो नॉन नारकोटिक है तो वो नॉन एडिक्टिव होगा, है ना, नॉन नारकोटिक है तो वो नॉन एडिक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल हमारे आ जाएंगे एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल, ठीक है। देखो ये जो एस्पिरिन होता है ना हमारा एस्पिरिन, ये क्या करता है ये इनहिबिट करता है प्रोस्लैगलैंडाइन को, ठीक है ना, जो सॉरी प्रोस्टाग्लैंड को इनहिबिट करता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंड काम क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंड जो है ना टिश्यूज़ के ऊपर इन्फ्लेमेशन कर देता है भाई, तो ये एस्पिरिन जो है वो इसको रोकता है। प्रोस्टाग्लैंड क्या करता है, टिश्यूज़ के ऊपर इन्फ्लेमेशन कर देता है, तो एस्पिरिन जो है वो इसको रोकता है, ठीक है। और ये जो है ना एस्पिरिन, हम लोग एस्पिरिन को और कहाँ ले सकते हैं, तो एस्पिरिन को हम लोग जब अर्थराइटिस का दर्द हो जाता है, हमें अर्थराइटिस का दर्द किसी को हो जाता है बाई चांस, भगवान करे को सही हो जाए, तो अर्थराइटिस के पेन को रिलीव करने के काम आता है, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है इसका, रिड्यूसिंग फीवर। तो रिड्यूसिंग फीवर में क्या होता है, एंटीपायरेटिक, ठीक है। और ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग में भी लिया जाता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग में भी ये लिया जाता है। और एंटी ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हार्ट अटैक में काम आता है ना। मतलब क्या है कि एस्पिरिन को हम लोग कहाँ कहाँ ले सकते हैं, एस्पिरिन को हम लोग ले सकते हैं अर्थराइटिस के दर्द में, ठीक है, और फीवर रिड्यूस करने में एंटीबायोटिक कहेंगे उसे, और एंटी ब्लड क्लॉटिंग हार्ट अटैक के अंदर भी इसको ले सकते हैं। अच्छा जी, अब नारकोटिक की हम बात करते हैं, ठीक है, वो टाइप हमने कर लिया, अब दूसरा टाइप की हम बात करते हैं, वो है नारकोटिक, ठीक है ना। तो नारकोटिक में क्या होता है कि इसमें हमारा होता है मॉर्फिन, हेरोइन और कोडियन, 3 टाइप आएंगे, ये होते हैं खतरनाक वाले। क्या क्या नाम है इनका, मॉर्फिन है, है ना, हेरोइन है और कोडियन है, मॉर्फिन है, हेरोइन है और कोडियन है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये मॉर्फिन हमारा कहाँ से आता है, तो मॉर्फिन हमारा आता है ओपिएट, तो ओपिएट आता है फ्रॉम ओपियम प्लांट, ठीक है। पता है ये इतना खतरनाक होता है ना कि इससे कोमा हो सकता है, ठीक है, इससे कन्वल्जन हो सकता है, इससे अल्टीमेटली डेथ तक हो सकती है, ठीक है। इसीलिए ये बहुत रेयर केस में दिया जाता है, जैसे कि रिलीफ हमें लेना हो, मान लेते हैं कि ऑपरेशन हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, कार्डियक पेन के लिए, है ना, और टर्मिनल कैंसर के लिए, ठीक है। और ये डिलीवरी के टाइम पे भी इसका इस्तेमाल होता है कि डिलीवरी में जब वो दर्द, असहनीय दर्द होता है ना, तो उसमें भी, तो टर्मिनल कैंसर मतलब कैंसर के दर्द में भी, जो टर्मिनल कैंसर के दर्द में, और जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उस टाइम पे, और पोस्ट ऑपरेटिव पेन, उन सब में ये नारकोटिक दिया जाता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं अगला। अच्छा जी, एंटी माइक्रोबियल की हम बात करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल में क्या क्या आता है? एंटीबायोटिक आता है, एंटीसेप्टिक आता है और डिसइंफेक्टेंट आते हैं। ठीक है ना। एंटी माइक्रोबियल में क्या क्या आएगा? एंटीबायोटिक आएगा, एंटीसेप्टिक आएगा और डिसइंफेक्टेंट आते हैं। ठीक है, इसमें एंटी पैरासिटिक भी आ सकता है, एंटी फंगल भी। तो सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। एंटी पैरासिटिक बोल लो, एंटी फंगल बोल लो। ठीक है, ये जो है ना हमारे एक नोबेल प्राइज़ मिला था 1980 के अंदर। ये ज़रूरी नहीं है ईयर याद रखना। नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के लिए। ठीक है, किसको मिला था? ये मिला था पॉल एहरलिच को। ठीक है, क्यों मिला था? इन्होंने डेवलप किया था एक ड्रग, इन्होंने डेवलप किया था अर्सफेनामाइन। ठीक है, और ये क्या होता है? इसी को हम लोग, इसी का नाम हम दे देते हैं अर्ज किया है। क्या अर्ज किया है? सुनो सुनो सुनो। तो सलवारसन। ठीक है ना, सलवारसन, अर्सफेनामाइन सलवारसन। और ये किस चीज़ में काम आता है? तो ये सिफिलिस शायद वो सेक्सुअल डिजीज़ है। वो सेक्सुअल डिजीज़ है सिफिलिस, उसको ट्रीट करने के काम आता है ये। ओके, और जो आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक, इसमें क्या होता है? इसमें जो आर्सेनिक का डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, आर्सेनिक का इसमें डबल बॉन्ड होता है। अब क्या होता है ना कि अब ये जो है, अब एर्सफेरामाइन जो है, एर्सफेरामाइन, अब इसमें आर्सेनिक का डबल बॉन्ड है, तो इसके ही आगे चल के इन्होंने क्या किया? इन्होंने बना दिया प्रोंटोसिल। प्रोंटोसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फा। देखो, पहले इन्होंने ये बनाया, फिर इसमें लगा कि यार इसमें तो आर्सेनिक का डबल बॉन्ड आ रखे, चलो हम कुछ और ट्राई करते हैं। तो इन्होंने फिर क्या बना दिया? प्रोंटोसिल बनाया। ठीक है, प्रोंटोसिल को दूसरा नाम क्या होता है इसमें? प्रोंटोसिल का ही दूसरा नाम है सल्फेनिमाइड। इसमें क्या होता है? इसमें सल्फर ड्रग्स, इस यहीं से फिर सल्फर ड्रग्स आ गए यहाँ से। ठीक है, तो प्रोंटोसिल, सल्फानिमाइड, सल्फर ड्रग्स। ओके, अब हम बात करते हैं बैक्टीरिसीडल। ठीक है, ठीक है जी, बैक्टीरिसीडल। तो बैक्टीरिसीडल जो है ना, वो किल करता है। सीडल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को किल करना। ठीक है, तो किल करने में कौन कौन से काम आते हैं? पेनिसिलिन, तो ये सीधा किल कर देंगे। ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, एमिनो ग्लाइकोसाइड हो गया, है ना, ऑफ्लोजिन हो गया, तो पेनिसिलिन हो गया, एमाइनो ग्लाइकोसाइड हो गया और ऑफ्लोजिन हो गया। ठीक है, अगला होता है हमारा बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, इफेक्ट को इनहिबिट करता है। ठीक है, इसका क्या क्या हो जाएगा? इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरम फेनिकॉल। तो अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिसाइडल की, अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे 3 हैं। पेनिसिलिन है, एमाइनो ग्लाइकोसाइड है और ऑफ्लोक्सिन है। ठीक है, लेकिन अगर हम बैक्टीरियल स्टैटिक की बात करते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक की, उसमें हमारा इरेथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और क्लोरम फेनिकॉल है। देखो, कुछ होती है नैरो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और कुछ होती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की। तो नैरो स्पेक्ट्रम की जो होती है एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये क्या करती है ना? ये मेनली अगेंस्ट होती है। किसके अगेंस्ट होती है भाई? तो ये अगेंस्ट होती हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। जबकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम की होती है ना, ब्रॉड, वो अगेंस्ट नहीं होती हैं, वो या तो किल कर देती हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव को, या फिर वो इनहिबिट कर देती है। तो ये तो सिर्फ अगेंस्ट है,
यहाँ पे किलिंग ही हो रहा है, किल और इनहिबिट दोनों शब्द हो रहे हैं यहाँ पे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, ये तो हो गया पेनिसिलिन, और इसका हो जाएगा एम्पाइसिलिन या फिर एमॉक्साइसिलिन। ठीक है, एम्पाइसिलिन और एमॉक्साइसिलिन। अब क्या कहा जाता है कि भाई ये सब देने से पहले तुम एक काम करो, पेनिसिलिन से एलर्जी चेक कर लो। अगर ये इसमें नहीं काम कर रहा है, इसमें आदमी को एलर्जी हो गई है, तो तुम ये मत दे देना, वरना गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अब और ब्रॉड स्पेक्ट्रम की कौन कौन सी होती है, देखो सारा याद करना है, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हुए थे अभी अपने पिछले साल वाले पेपर के अंदर। ठीक है, तो और कौन कौन सी होती है अदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम की डिजीज, ये ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके हम लोग नाम देखते हैं। तो एक होता है हमारा क्लोरम फेनिकॉल। ठीक है, क्लोरम फेनिकॉल, और ये क्या करता है ना, ये जीआईटी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, ये वहाँ से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो क्लोरम, भाई गैस बनेगी ना, क्लोरीन क्या होता है, गैस होती है, तो गैस वाली जगह पे दिया जा रहा है ये क्लोरम फेनिकॉल, ये जीआईटी में दिया जाता है। ठीक है, और ये ऑरली दिया जाता है। ठीक है, देखो ये जो होता है, कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ये बोल रखा है कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, ये तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ही एब्जॉर्ब होता है। ओके, और ये ऑरली दिया जाता है टाइफाइड के केस में ओरल दिया जाएगा, इसी को दिया जाता है क्लोरम फेनिकॉल को टाइफाइड के केस में। ठीक है, डाइसेंट्री हेजा वेजा हो जाएगा तब उसमें दिया जाता है। एक्यूट फीवर में ये दिया जाता है, एक्यूट फीवर जब हो तब दिया जाएगा। यूरिनरी का इन्फेक्शन हो गया आपको किसी को भी, तब दिया जाएगा। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो वो स्किन ख़राब हो जाती है उसमें, मेनिंजाइटिस में दिया जाता है ये, और निमोनिया में दिया जाता है। ठीक है जी, तो टाइफाइड में, डाइसेंट्री में, एक्यूट फीवर और यूरिनरी ट्रैक्ट में, मेनिंजाइटिस में और निमोनिया के अंदर। तो निमोनिया हो गया है ना, टाइफाइड हो गया है, डाइसेंट्री, एक्यूट फीवर, यूरिनरी इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, इन सब में दिया जाता है। और कौन कौन से ब्रॉड स्पेक्ट्रम के होते हैं, तो पहला तो हमने देखा ये क्लोरम फेनिकॉल, दूसरा वेनकॉमिसिन एंड ऑफ्लोजिन, वेनकॉमिसिन एंड ऑफ्लाजिन। तीसरा होता है डाइडाज़राइन, वेनकॉमिसिन, ऑफ्लोजाजिन और डाइसिडाज़राइन। ठीक है, और ये जो है ये अगर हमें कैंसर सेल दिख जाए, डाइस है ना, कोई मरने वाला है पूरा का पूरा, तो जब कैंसर सेल दिख जाए तो ये किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट की। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये ऐसे केमिकल होते हैं, अब देखो ये क्या करते हैं, ये या तो ये ऐसे केमिकल होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, तो या तो ये उसको किल कर देंगे है ना, या फिर ये उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देंगे, या तो ये किल कर देंगे या फिर ये उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है, और इनको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो इनको अप्लाई किया जाता है वोंड के ऊपर, कुछ कट पट गया है ना, वोंड पे है ना, अल्सर हो गया किसी को, अल्सर पे, अल्सर के ऊपर भी इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, अगर एंटीसेप्टिक दुकान पे लेने के लिए जाना है बाई चांस, तो फ्यूरासाइन एंड सोफ्रामिसिन। ठीक है, फ्यूरासाइन एंड सोफ्रामिसिन, और ये जो होता है ना, इंजेस्टेड नहीं होते, इसको सीधा बॉडी पे लगाना होता है, दे आर नॉट इंजेस्टेड नहीं होते ये भैया। तो फ्यूरासीन फुर एकदम फू फू करके लगा देंगे है ना, और सॉफ्ट लगेगा, फुर लगा देंगे, सॉफ्ट लगाएगा है ना, तो सॉफ्ट ख़राब हो जाएगा ना, इसमें चोट वोट लग गई है तो सॉफ्ट जो चीज़ थी वो ख़राब हो जाएगी, तो फुर और सॉफ्टा मसाइन। ओके,
पता है डिटॉल किसका बना हुआ होता है? नहीं पता होगा। बाबा आपको पता है? वो तो पता ही होगा। तो क्लोरोजाइलिनोल, क्लोरो तो हर में कुछ आना है। और किसका बना हुआ होता है? टर्पीनियोल। क्लोरोजाइलिनोल और टर्पीलियन। ओके। पता है जो हमारा बिथियोनल है, बायथियोनल है, उसको हम लोग सॉप में ऐड करते हैं, ठीक है, टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। देखो ताकि सोप में हमने ऐड करते हैं, सोप में हमें क्या मिलाते हैं? बायथिनॉल मिलाते हैं, उससे वो एंटीसेप्टिक भी बन जाती है। हम साबुन से हाथ क्यों धोते हैं? क्योंकि उसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल होता है आयोडीन, है ना, आयोडोफॉर्म, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आयोडीन के अंदर क्या होता है? 2 से 3%। अगर हम इसको अल्कोहल वाटर में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं? अगर हम इसको अल्कोहल वाटर में मिलाते हैं आयोडीन को, तो ये क्या बन जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाएगा, ठीक है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाएगा। बोरिक एसिड की हम बात करते हैं, तो बोरिक एसिड जो है ना वो एक डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और ये जो है ये हमें आईज में हम डालते हैं इसको, ठीक है। तो डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है, कंसनट्रेटेड थोड़ा ना डालेंगे आंखों के अंदर। तो बोरिक, ये जो आई के अंदर हम जो डालते हैं, आंखों के अंदर ही जो डालते हैं, इसमें क्या होता है? बोरिक एसिड होता है। ये एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है, ये वीक एंटीसेप्टिक है, ये भी याद रखना। एंटीसेप्टिक है भाई ये, और वो वीक एंटीसेप्टिक है। अच्छा जी, अब ये डिसइंफेक्टेंट किस काम आते हैं? चलो ठीक है, ये तो हमने बातें कर ली, ओके, हमें समझ में आ भी रहा है। बट अगर ये डिसइंफेक्टेंट तो डिसइंफेक्टेंट जो है ना, ये हमें फ्लोर पे काम करने में, रिमोट साफ़ कर लो, ये साफ़ कर लो, ये क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली फ़ोन साफ़ कर लो, है ना। देखो अगर फिनॉल का सोल्यूशन, फिनाइल जैसे हम लोग बोलते हैं, वो फिनॉल होता है वो। अगर फिनॉल 0.2% है, अगर फिनॉल 0.2% है, तो वो क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक हो जाएगा, राइट। अगर ये फिनॉल 1% है, तो क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। और हम डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो और हम क्या कर सकते हैं? 0.2 से 0.4 ppm क्लोरीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ SO2, ये दोनों मिलाने से भी डिसइंफेक्टेंट बनता है। 0.2 से 0.4 ppm क्लोरीन का मिला दिया है, और हमने लो कंसनट्रेट मिला दिया SO2 का, तो इससे क्या बनता है? डिसइंफेक्टेंट बनता है। ओके, अगले हम बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग। क्या बोला मैंने? एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में क्या होता है? ये जो होता है ना, ये बर्थ कंट्रोल पिल होती है, बर्थ कंट्रोल पिल होती है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर ईस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। ये जो है सब प्रोजेस्टेरॉन, ये सप्रेस करता है ओवल्यूशन को, ठीक है। क्या करता है? ये सप्रेस करता है, ओवल्यूशन को नहीं होने देता है। तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है पर्टिकुलरली वो सप्रेस करता है ओवल्यूशन को। देखो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, वो ज़्यादा, देखो एक तो हो प्रोजेस्टेरॉन और एक हो जाए सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, तो ये ज़्यादा मोर पोटेंट होता है, ओके। तो सिंथेटिक जो प्रोजेस्टेरॉन है ये मोर पोटेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉरेथिनड्रॉन, ओके, नॉरेथिनड्रॉन। पता है ये जो ईस्ट्रोजन है ना हमारा, ईस्ट्रोजन, नॉरेथिनड्रॉन, ईस्ट्रोजन जो है
इसका डेरिवेटिव होता है ईस्ट्रोजन का, डेरिवेटिव होता है विद इथाइनाइलेस ट्राडियोल। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव होता है इथाइनेस्ट्रियाड्रियोल और प्रोजेस्टेरॉन का होता है, देखो इसका ऐसे याद करना है कि अगर कोई बोले ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव क्या है तो इथाइनाइलेस्ट्राडियोल, इथाइनाइलेस्ट्राडियोल, इथाइनाइलेस्ट्रियाड्रियोल, इथाइनाइलेस्ट्रियाड्रियोल, ये होता है हमारा ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव। और प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव क्या होता है? नोवेस्ट्रॉल। ओके, नोवेस्ट्रॉल। तो ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव होता है इथाइनाइलेस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरॉन का होता है नोवेस्ट्रॉल। अब हम फूड के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो केमिकल्स इन फूड, तो केमिकल इन फूड की हम बात करते हैं। तो भैया फ्लोर इम्प्रूव करना है हमें, है ना, जो आटा है, फ्लोर है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? एंटी स्टार्लिंग एजेंट। ठीक है, और ब्लीच है, आटे के अंदर हम लोग एंटी स्टार्लिंग एजेंट डालते हैं, बीच डालते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर की हम बात करते हैं। देखो नेचुरल स्वीटनर क्या होता है हमारा? नेचुरल वो होता है हमारे पास सुक्रोज। लेकिन जब हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर की बात करनी होती है तो उसमें हमारा एक सबसे बड़ा आता है, ये क्वेश्चन है भैया, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था अभी पिछले साल ही, ऑर्थो सल्फो बेंजीमाइड, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, इसी को ही हम लोग बोल देते हैं सैक्रिन। ओके, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिन बोलते हैं। ये जो है ना 550 गुना ज़्यादा मीठा होता है शुगर केन से। ठीक है, इसको हम लोग इनर्ट कर सकते हैं, और ये इनर्ट करते हैं इसको। इनर्ट माने सूंघना एक तरीके से, है ना, इसको हम लोग। और ये हार्मलेस होता है किसके लिए? डायबिटीज़ वाले इसको ले सकते हैं। ये नहीं सोचना कि 550 गुना शुगर केन से मीठा है तो क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं सोचना, डायबिटीज़ के लिए सही होता है ये। और ये कैलोरी इनटेक को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एस्पारटेम। ये भी PYQ था, पिछले साल ही आए थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो एस्पारटेम जो है ये 100 गुना ज़्यादा मीठा होता है शुगर केन से। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली यूज़ होता है, लेकिन ये जो है ना इसका लिमिटेड भी है। ये किस चीज़ में लिमिटेड है? इसका यूज़ बड़ा ही लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वाइडली माने बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट इसका देखो एक होता है वाइड बहुत ज़्यादा यूज़ होना, लेकिन इसका एरिया लिमिटेड है। ठीक है, तो ये हम लोग ना जो ठंडे फूड होते हैं, कोल्ड फूड होते हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक होती है, और इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि अब इसको ना हम ठंडे में ही क्यों यूज़ कर रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह में? क्योंकि जैसे हम ये कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर, जब कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर ये जो है ना ये अनसस्टेनेबल होता है, अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं एलिटेम। ठीक है, तो एलिटेम जो है ना वो एस्पारटाइम से मोर स्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल है। एलिटेम जो है ना इससे ज़्यादा स्टेबल ये है, दिस इज़ मोर स्टेबल। एलिटेम मोर स्टेबल है, इसकी जो है वो हाई पोटेंसी होती है। ओके, और ये जो है ना ये स्वीटनेस को कंट्रोल करता है। देखो ये जो है ये जो है ना 2000 गुना ज़्यादा मीठा है, तो इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एलिटेम का। ये मोर स्टेबल है, हाई पोटेंसी है, बट ये इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है जी, चौथा हम बात करते हैं सुक्रालोज। तो सुक्रालोज में क्या होता है? इसमें कौन सा डेरिवेटिव होता है? ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव होता है इसमें। सुक्रालोज में क्या होता है?
सुक्रोज तो है नेचुरल, ये है आर्टिफिशियल, इसमें होता है ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज है ये अच्छा है, इसका शुगर जैसा टेस्ट होता है और ये कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है, कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल है और इसके अंदर कोई भी कैलोरी नहीं होती, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें क्या है, ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है, शुगर है इसके अंदर, शुगर जैसा स्वाद आएगा इसमें, कुकिंग में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इसमें कोई भी कैलोरी इनटेक नहीं होता।